हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। अपद्रव्य अर्धचालक में हम लोग पढ़ चुके हैं एन प्रकार का अर्धचालक। अब हम देखते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। अर्धचालक बनाने पे हमने दो बातों पर विचार किया था कि सब दोनों ही कारणों से, चाहे कोई अर्धचालक पी प्रकार का हो चाहे कोई अर्धचालक एन प्रकार का हो, ये दोनों ही चालकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो पहले थोड़ा सा रफली समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम एन प्रकार का बनाते हैं, देखो एन टाइप, ठीक, तो मैंने एक बात बताई थी कि एन टाइप में कम विभव पर धारा जो है, कम विभव पर धारा, और धारा कैसी धारा बन जाती है, मिली एम्पियर वाली, क्योंकि कहीं कहीं पर हमें मिली एम्पियर में धारा चाहिए होती है, कहीं कहीं पर हमें माइक्रो एम्पियर पर धारा चाहिए होती है। तो एन टाइप का की खास बात क्या है, कम विभव पर धारा। अब ये जो एन टाइप है, ये कितने विभव पर धारा दे सकता है, तो यहाँ पर बात आई कि साहब ये 1 वोल्ट के विभव पर धारा दे देता है, और ये 10⁻³ एम्पियर की कोटि की धारा दे देता है। यानी बात समझ में आ गई कि भाई ज़्यादा विभवांतर नहीं देना पड़ा, और धारा हमें किस में मिल गई, मिली एम्पियर में मिल गई। तो ये था एन टाइप। एन टाइप में बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन जो है दाता लेवल पर होता है, जो भी हम इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिलाते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दाता लेवल पर आ जाता है उसका मिलाए हुए परमाणु का, और वो थोड़ा सा विभव देकर वो चल पड़ता है, वह पूरे जालक में फैल जाता है, और फिर वो बाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को भी प्रभावित करता है। और किसी भी समय पर अगर देखें सामान्य ताप पर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से, होल को बोल देते हैं, तुम सोचो होल जो है, होल को हिंदी में जो बोलते हैं, बड़ा अजीब सा शब्द है, इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। इसे बोलते हैं कोटर, जिसे कोटर बोल देते हैं हिंदी में। पर दैट इज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई हिंदी में होल को ना लिखा, कहीं एनसीईआरटी ने भी नहीं लिखा, होल को होल ही लिखते हैं। तो दैट इज़ क्या है कि ये धारा मिली एम्पियर में होती है, और ये कम विभव देकर बन जाती है। ये बात थी एन टाइप की। और चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ने का मतलब वही होगा, कभी प्रतिरोध कम हो जाता है। यहाँ पर भी ये चीज़ भी ये चीज़ भी चालकता बढ़ाने के लिए ही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो धारा है, अगर अब देखें थोड़ा सा नीचे समझ लें इस चीज़ को, अगर हम पी टाइप पे चले जाएं, तो यहाँ पर जो धारा का मान है वो बनेगा माइक्रो एम्पियर में, 10⁻⁻6 एम्पियर, कैसे कह देते हैं, माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पर जो विभव है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पर जो विभव है वो देना पड़ेगा, 2 वोल्ट से 80 वोल्ट तक इस पे चल जाता है। यानी विभव ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा विभव लगेगा, धारा बहुत कम मिलेगी। यानी अगर कहीं हमें माइक्रो एम्पियर की धारा की आवश्यकता है किसी परिपथ में, और विभव हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, इस तरीके से कोई परिपथ बना हुआ है, तो ये पी टाइप का वहाँ पे लगेगा। और कहीं पे हमें मिली एम्पियर में आवश्यकता है तो एन टाइप का लगेगा, और कम वोल्ट हम देना चाहते हैं। ओके, ये दो बातें होती हैं। अब बात करनी है इस बात पर कि भाई ये जो चीज़ है पी टाइप जो है, ये हमें बनाना है, इसके लिए हम क्या व्यवस्था करें। तो पी टाइप बनाने के लिए, ठीक, एक शब्द होता है हमारे पास डॉपिंग, एक हमारे पास शब्द होता है डॉपिंग, जिसे कहते हैं धीरे धीरे मिश्रित करना या मिलाना, डॉपिंग करना, किसी अर्धचालक में इम्प्योरिटी को, अशुद्धि को मिलाना। तो डॉपिंग जो करते हैं, मिश्रित जो करते हैं, वो क्या करते हैं, अब अब लिख देते हैं शुद्ध या नेज, क्या लिखते हैं, नेज अर्धचालक में, नेज अर्धचालक में त्रिक संयोजक, देखो क्या नाम लिखा मैंने, त्रिक संयोजक तत्व
की डॉपिंग, इसे लिख देते हैं डॉपिंग, करने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। यह डॉपिंग, एक एक चीज को अपनी कॉपी में लिख के समझ तो लेंगे ही, कोई समझने में तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसको याद कर लेंगे, लिख के देख लेंगे, परीक्षा में बड़े अच्छे नंबर देता है ये, बड़ा सस्ता चैप्टर है और बढ़िया नंबर आते हैं इसमें, कटता नहीं है नंबर इस पर। ठीक, यह डॉपिंग पीपीएम में की जाती है। इसका मतलब समझ गए होंगे पीपीएम का, कि लगभग पार्ट पर मिलियन, 10 लाख परमाणुओं में एक परमाणु उस तत्व का है जिसकी डोपिंग की जाती है। ठीक, अब अशुद्धि या डोपिंग किए हुए तत्व, इसे कह लेते हैं अशुद्धि के रूप में लिए गए तत्व बोरान समूह के होते हैं, जिनमें गैलियम या इंडियम का उपयोग किया जाता है। इनकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, अब जैसे लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऐसे लिख देते हैं, विन्यास के आधार पर, है ना। तो यहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दे देंगे आप। जैसे मान लिया गैलियम का लिख के देंगे, तो गैलियम का क्या लिखेंगे, 2 8 18 3, ये लिख के दे देंगे गैलियम। 18 और 8 ये हो गया 18 8 26 और 2 26 और 2 हो गया आपका 28 और 3 31। और अब इसके बाद इंडियम का लिख के देंगे, तो इसका लिख देंगे 2 8 18 18 3। अभी कितना हो जाएगा देखो, 2 8 और 2 10 और 18 18 36 46 और 3 51, यानी 18 का फर्क रहेगा इसमें। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ये। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा का, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ठीक, ये लिखते हैं NS2NP1। बाह्यतम कक्षा क्या है, N है। यहाँ पे कौन सी कक्षा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4s2 4p1, है ना, ऐसे। और यहाँ पे 5वें नंबर पर है तो 5 आ जाएगा बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब त्रिक संयोजी अर्धचालक के परमाणु के साथ तीन सहसंयोजी बंध पूर्ण रूप से
स्थापित कर लेता है। बिल्कुल सरल सी भाषा है ये। वह अन्य आंशिक बंद आंतरिक कक्षा के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन के साथ स्थापित करता है। यह बंध समय के साथ बनता एवं टूटता रहता है। ठीक, यह जो बंध है जो अंदर की के इलेक्ट्रॉन के साथ बना, यह बंध टूटता और बनता रहता है। अब इसकी थोड़ी संरचना को देखते हैं कि यह बंध बनता कैसे है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक इसमें से मान लीजिए गैलियम लगा लेते हैं। एक गैलियम लगा करके उसके चारों तरफ जो है सिलिकॉन लगा देते हैं। देखिए ये सिलिकॉन लगा दिया मैंने। सिलिकॉन के साथ मान लो बंध बना रहे हैं, सिलिकॉन बना देते हैं। किस प्रकार ये बंध काम करेगा ये हमें समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 3 बंध पूरे बना देते हैं। 3 बंध जो है पूरे बना देते हैं। देखो तीनों 3 बंध पूरे सेट हो जाते हैं ऐसे। और यहाँ हम जानते हैं कि सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन में बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। बड़े आराम से समझना है इस चीज़ को। ये एक बंध है। और ये जो देखिए बंध यहाँ बनेगा, दैट इज आंशिक बंध है। ये कहाँ से आया? ये गैलियम के अंदर के इलेक्ट्रॉन का है। यानी गैलियम में यहाँ एक अंदर इलेक्ट्रॉन है, 18 के पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से आकर ये बंध बनता है। कभी कभी ये बंध बनता है, कभी कभी ये बंध नहीं बनता है। ठीक, अब होता क्या है कि यहाँ पर जब ये बंध बनता है, ये बॉन्ड बनता है, दैट विल बी कि एक होल क्रिएट रहता है। यहाँ पर एक होल क्रिएट रहता है। होल बंध बनता है तो होल बनेगा। भाई इलेक्ट्रॉन हटेगा अंदर के ऑर्बिट से तो होल, जब जब बंध बनेगा तब तक होल क्रिएट होगा। ठीक, जब आंशिक बंध बनता है तो गैलियम में, ऐसे लिख देते हैं, गैलियम में एक होल का निर्माण हो जाता है। होता है ऐसे लिख देते हैं। यह होल जालक में घूम रहे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है। यानी ये जो होल बना है ये बाहर इधर उधर घूम रहे इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो चालकता बढ़ेगी। जब जब इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, उनका चलना बढ़ेगा तब तब चालकता बढ़ जाती है। इसी कारण क्या कर रहा है कि साहब इसी चीज़ के कारण चालकता बढ़ जाती है। अब यह होता है कि यह चालकता ज़्यादा विभव पर क्यों होती है, हमें इस बात पर विचार करना है। थ्योरी यहाँ तक तैयार हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
बैंड एनर्जी डायग्राम पर हम इस बात को समझ लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं अपन, बैंड एनर्जी डायग्राम में अपन क्या करते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं एनर्जी लगा लेते हैं, एक तरफ को हम एनर्जी लगा लेते हैं और बैंड बना लेते हैं। देखिए एनर्जी मैंने बना दी इस तरफ को, ये है ऊर्जा, और यहाँ कुछ नहीं, ये सिंपल सी एक रेखा होती है। ठीक, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं हम संयोजकता बैंड, ये है संयोजकता बैंड। यानी इसमें वो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंसी में है, परमाणुओं के चारों तरफ परमाणु में लगे हुए बल जो प्रोटॉन खींचता है परमाणु में अपने तरफ, उनके कारण यहाँ कक्षाओं में घूम रहे हैं। और यहाँ ऊपर बना देते हैं अपन चालन बैंड, यानी इसमें वो इलेक्ट्रॉन है जो चालन बैंड में जा चुके हैं, यानी मुक्त हो चुके हैं, जो धारा को प्रवाहित करते हैं। तो ये हो गया चालन बैंड। ठीक, अब यहाँ पर ये जो है ये है ऊर्जा अंतराल, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे बोल देते हैं Eg। हमने बताया भी था कि इसका मान सिलिकॉन के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब कह रहा जी ये जो चालन बैंड में गए हुए इलेक्ट्रॉन हैं वह तो ठीक हैं, उनकी कुछ संख्या होगी, चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए इस चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, ये तो हैं, ये तो होते ही हैं सामान्य ताप पर, आप जानते हैं ये होते हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया। और यहाँ पर चूँकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हुए हैं तो यहाँ कुछ होल हैं, और होल की संख्या कुछ ज़्यादा भी है, होल की संख्या यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। इस तरीके से देखिए होल बढ़ाकर दिखा दिया मैंने, क्योंकि होल की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद कह रहा ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, तो ये होल की संख्या को बढ़ाता है, क्योंकि ये तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के चलने लगते हैं वहाँ वहाँ से होल ज़्यादा डेवलप होने लगती हैं, तो प्रभावित रूप से होल की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है एवं होल्स की संख्या भी बढ़ जाती है, एवं होल्स की संख्या भी बढ़ जाती है। हालांकि इस बात का अनुमान लगाना पड़ता है भाई होल की संख्या क्यों बढ़ गई, तो ये मैंने पिछली बार भी बताई थी एन टाइप में भी, कि एक इलेक्ट्रॉन कई सारे इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजना देता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। एक होल बहुत सारे होल को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है तो होल की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अतः होल की संख्या ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। अब किंतु यहाँ एक चीज़ और लिखते हैं अपन, किंतु जो आवेशवाहक है, मुक्त आवेशवाहक है या शुद्ध आवेशवाहक, इसे कहते हैं चार्ज करियर, वह उतना ही बना रहता है। एन होल और एन इलेक्ट्रॉन का गुणनफल लगभग होता है एन आई का वर्ग, ये संख्या लगभग इतनी रहती है। यानी ये शुद्ध चालक के अंदर जो चालक वाहक नंबर है, इलेक्ट्रॉन का आवेश वाहक नंबर है, वह वही बनाया था, जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज करियर। यानी चार्ज करियर है वो उतना रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा होल घटेगा, होल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन होल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। तो ये बेसिक थ्योरी हमारी तैयार हो चुकी है, इसके बाद हमें ये बैंड बनाना होता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज की, ये इलेक्ट्रॉन जो होल डेवलप करता है, अगर ये देखा जाए तो ये गैलियम के बाह्यतम कोश से अंदर वाले कोश पे करता है, क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन आया है। अभी हमने बताया था कि 2, 8 है ना, 18, 3, तो यहाँ पर ये होल डेवलप होता है, ये जो होल है इस नंबर पे डेवलप होता है, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन जाके बंद बनाएगा। तो कुल मिला के ये होल जो है लगभग संयोजकता लेवल के पास होता है, यानी ये होल जो है यहाँ पर होता है ऐसे, ठीक, और ये होल यहाँ बना लिया जाता है। ये बन गया होल। अब ये होल इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, और कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर उधर से घूम के आता है तो इस होल में गिरता है, तो ये होल उसे आकर्षित करता है। अब ये होल आकर्षित करता है, इसका मतलब कि किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को, चलने वाले इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपने पास,
उसे आकर्षित कर लेता है। तो इसका मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाना या उस इलेक्ट्रॉन को धारा के रूप में चलाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, तभी वो धारा चलाएंगे। इलेक्ट्रॉन का धारा चलाने का मतलब है कि पूरे चालक में से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में इस तरह के होल हैं, वो भरने पड़ेंगे पहले, तभी तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है इसको भर के जाएंगे फिर आगे, इसका मतलब इसको भरने में अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो होता है इसे कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर मतलब ग्रहण करता स्तर, इसे कहते हैं ग्रहण करता स्तर। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इसे बोल देते हैं एक्सेप्टर लेवल। ये होता है, क्योंकि एक होता है दाता लेवल, दाता स्तर, एक होता है ग्रहण करने वाला, ग्रहण करता। तो ये ग्रहण करता लेवल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अच्छा, इसकी जो ऊर्जा देख रहे हैं लगभग 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 वो इसके बराबर ही है। जैसे ये इजी मान लूँ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। तो ये संयोजकता लेवल के बिल्कुल पास है। तो इसका जो लेवल है यहाँ पर अगर देखें कितना लेवल है ये वाला, ठीक, ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसमें और संयोजकता लेवल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये संयोजकता लेवल के पास ही है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चलाना है हमें तो इसमें इसे भरेंगे पहले, बाद में चलेगा। इसका मतलब चालकता तो बढ़ेगी, लेकिन एक एनर्जी या एक विभव या एक विभवांतर दे करके बढ़ेगी। देखिए रहा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह मोटी मोटी बात है कि 3 वोल्ट तो वैसे ही हो गया, 3 वोल्ट से ज़्यादा तो वैसे ही ज़रूरत पड़ गई, ठीक। तो ये ग्रहण करता इलेक्ट्रॉन को मांगता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मांगता है, जो बाहर से घूम घाम के आ रहे हैं लेटिस में, उन्हें मांगता है ये, और शर्त ये लागू रहती है। तो ये तैयार हुआ पी प्रकार का अर्धचालक, यानी इसमें धारा तो बहेगी, लेकिन ये जो ग्रहण करता लेवल है, ये होल है, इस होल में एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, पहले इसके पास के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी, तब ये आगे जाने देगा। अब थोड़ा सा इसका प्रारूप समझ लेते हैं, जो कि आपको लिखना कहीं नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखने के लिए तो इतनी बात लिखनी है जो मैंने लिख के दी है, दैट इज ये ऊर्जा डायग्राम है और ये इसकी जानकारी है, ठीक। अब इसका थोड़ा प्रारूप समझ लेते हैं कि भाई काम कैसे करती है चीज़। ये तो फाइनल हो गया, अब आगे अब थोड़ा सा मैं इसको एक बार करके बता देता हूँ। मान लीजिए मैं एक चित्र बना लेता हूँ पी प्रकार के अर्धचालक का। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक चित्र बना लिया, क्योंकि ये जो है मामला, फिजिक्स में कभी जल्दबाजी मत करना। अगर फिजिक्स में जल्दबाजी हो सकती ना तो मैं तुम्हें फटाफट पढ़ा देता इसको, टिक 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 टिक, जल्दबाजी नहीं हो सकती। अब मान लीजिए मैंने पी प्रकार का एक अर्धचालक बना लिया, और इसमें मैंने जो है यहाँ पर एक संरचना बना ली गैलियम की, और उसमें एक मैंने बंद दिखा दिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ गैलियम बना लिया, ठीक, और इसके दौरान ये सिलिकॉन बना लिया, यहाँ सिलिकॉन बना लिया, यहाँ सिलिकॉन और यहाँ सिलिकॉन, और ये बंद मैंने बनाए, ये मैंने आंशिक बंद बना दिया, ये पूरा बंद बना दिया ऐसे, और ये वो होल बना लिया साहब जो सिलिकॉन का होल है, इसमें से ये आंशिक बंद बना हुआ है। और ये कोई इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इसमें इधर उधर मौज मस्ती में गति कर रहे हैं। ये कुछ मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन बना दिए ऐसे, किधर भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बना दिए, देखो मैंने गति कर रहे हैं मज़े से, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, ठीक। अब मान लीजिए मैं इसमें धारा चलाना चाहता हूँ, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने उसके लिए इधर जो है एक, ये अक्सर हम समझने में ये चीज़ हमारी बहुत मदद करती है, इस कंसेप्ट को समझने में ये चीज़ हमारी मदद कर देती है बहुत अच्छे से। मान लीजिए मैं इस प्लेट को पॉजिटिव और दूसरे वाली प्लेट को नेगेटिव बना देता हूँ, जिससे कि मुझे एक विद्युत क्षेत्र मिल जाए ऐसे। तो इसमें विद्युत क्षेत्र मुझे इस दिशा में मिलेगा, यह विद्युत क्षेत्र इसके अंदर लगेगा। तो इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को चलाने की कोशिश करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए ऐसे, इस पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है,
तो इस पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में बल लगता है इलेक्ट्रॉन पर, उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है F = QE, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है। ठीक, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इधर को चलेगा। अब यहाँ बात ये आती है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर को चल पड़ता है, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर को चल पड़ता है सपोज, तो रास्ते में ये होल है, इस होल में ये गिर जाएगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की। अब इस होल में से मैं इस इलेक्ट्रॉन को वापस निकालता हूँ, क्योंकि मुझे धारा चलानी है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इस होल में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो पड़ेगा, तो मुझे बहुत अधिक विभव देना पड़ेगा, क्योंकि होल यहाँ है, यहाँ पे गिर गया तो पूरा चला के ले जाना है मुझे इसे। तो इस होल में से जब मैं इसे निकालूंगा तो मुझे अधिक विभव देना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसे होल बहुत अधिक मात्रा में क्रिएट हो चुके हैं, ऐसे होल बहुत अधिक मात्रा में इसमें निर्मित हो चुके हैं, यानी इसमें NH बहुत बड़ा हो चुका है Ne से। इससे क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में चला ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही कम है। तो इसलिए क्या होगा कि धारा का मान जो है मेरा धारा का मान जो है लगभग आएगा माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻⁶ एम्पियर में आएगा, धारा घट जाएगी। यानी विभव मैं अधिक दूंगा फिर भी धारा मुझे कम मिलेगी। ठीक, और इतना ही रहेगा। कह रहा है कि साहब विभव बढ़ा दूंगा तो ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसमें इससे ज़्यादा धारा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसमें धारा जो है वह इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। अब मान लीजिए मैं जोड़ दूं ये तार, अब मैं इन प्लेटों के तार जोड़ दूं, दैट इज़ ये हटा लेता हूँ, ये तो तुमने समझ लिया सारी चीज़ें, इसमें तो कोई बात नहीं है। और ये तो वीडियो है, पीछे हटा के देख सकते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं अब इसे जोड़ दूँ, किसी बैटरी से जोड़ दूँ, दैट इज़ कि ऐसे जोड़ दूँ इसे, वो समझेंगे आगे करेंगे इसकी जुगाड़बाजी भी। मान लीजिए मैं जोड़ दूँ इसे ऐसे, यहाँ जोड़ दिया, देखो मैंने ये कोई भी भाव दे दिया मैंने, दैट इज़, और इसे इससे जोड़ दिया, तार जोड़ दिया इसमें, देखो ये मैंने तार जोड़ दिया ऐसे, धारा तो चलेगी। लेकिन धारा दैट इज़ यहाँ जो भी धारा बहेगी इसमें, ये धारा यहाँ पर ये किस में बहेगी, माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि ये धारा दरअसल यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से निर्धारित नहीं हो रही है। भाई यहाँ से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है, ये तो बैटरी है, लेकिन दैट इज वो यहाँ जाके फंस जाएंगे, इसमें घुसेंगे ही नहीं अंदर, क्योंकि इसमें एक अरेंजमेंट है, इसमें एक व्यवस्था है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिन चुन के लगाया गया है जो चल सकते हैं अंदर। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा विभव देने पर भी धारा बढ़ेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो संख्या है वो है। इसकी संरचना ऐसी है कि भाई हम तो इतने इलेक्ट्रॉनों को ही लेके जा सकते हैं साहब, इससे ज़्यादा तो हम लेते ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अगर साहब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जिनको ये लेके जा सकता है, ऐसे इसके पास चालक इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिनको लेके जा सकता है, बड़ा सरल है। देखो Q = Ne, है ना, कितनी धारा रहती है Ne, ये धारा अगर इसे समय से भाग कर दूं तो ये होती है धारा, है ना, सिंपल आ गई बात। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें चलने वाले हैं उसका पता चल जाएगा मुझे। अब इस टी को क्या करता हूँ, 1 सेकंड लगा लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा लेता हूँ 1.6, ये मतलब इसकी जनरल नॉलेज है, अच्छा सा पकड़ में। 1 सेकंड का समय लगा लिया, धारा कितनी है 10⁻⁻⁶, तो देखो आ गया n आ गया इसमें से, तो 10⁻10 हो गया, 13 हो गया इधर, और नीचे आ गया 1.6। तो ये हो कितना रहा है, ये आ जाएगा लगभग 6.25 10⁻12। बस कर साहब इतनी व्यवस्था है हमारे पास, बस यही वो इलेक्ट्रॉन है जो हम 1 सेकंड में इसमें चला सकते हैं। तो विभव बढ़ने पर धारा नहीं बढ़ी, ज़्यादा विभव बढ़ाएंगे, धारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये जल जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 बातें मैंने आ गई साहब। एन टाइप जब बनेगा, है ना, जब एन टाइप बनेगा तो धारा किस में होगी, धारा होगी मिली एम्पियर में, और अगर पी टाइप बनेगा तो धारा होगी माइक्रो एम्पियर में। ठीक, ये था पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक, अब पी प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक है, इन्हें जोड़ेंगे, संधि बनाएंगे, अगली क्लास में संधि पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उस संधि को जोड़ के सर्किट में परिपथ में दिखाएंगे। न्यूमेरिकल यहाँ पर कुछ नहीं है, सामान्य सी जानकारी है, यही आपको 2 नंबर में लिखनी होती है, बोर्ड में ये 2 नंबर में आती है। ठीक,
जो भी मैंने इस वीडियो में बोर्ड पे लिखा है उसको अपनी कॉपी में कम करके लिखना है, थोड़ा छोटा करके अच्छा करके सजा दजा के उसको लिख देना है। दैट फिनिश। जो चीज़ बाद में मैंने लिखी है ये समझाने के लिए, दैट इज़ नॉट फॉर एग्जाम, ये एक परीक्षा की चीज़ नहीं है, ये तो समझने की बात है, इससे कि हम लॉजिक को समझ लें कि लिखने में आसानी हो जाए। हैं, चलिए खत्म हुआ। अगली क्लास में आते हैं और लेते हैं संधि जो बनती है साहब, वो कैसी होती है, पीएन संधि पर अगली क्लास में हम बात करते हैं। ठीक है, ओके बाय।